तो मैं ये बात कर रहा था कि आप इसको इस तरह एज्यूम करें कि आप फॉर एग्जांपल किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं। आप एक एक पाथ है, आपके पास ग्राउंड है, समझो ग्राउंड में भाग रहे हो आप, ठीक है। इधर देखना, आप एक ग्राउंड में भाग रहे हो। भागते भागते क्या हो रहा है, आप भाग रहे हो लेकिन आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। इस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, ये प्लेटफॉर्म में मोटर लगी हुई है, ये खुद भी घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप कर रहे हैं सर्कुलर मोशन और आप भी अपने एक्सेस पे कर रहे हैं स्पिन मोशन। तो अर्थ भी ऐसे ही करता है। अर्थ अराउंड सोलर सन तो घूम रहा है सोलर सिस्टम में, लेकिन अपने एक्सेस पे लट्टू की तरह घूम रहा है, जैसे बेबलेट नहीं होता, वो सेंटर पे घूम रहा है, उसका सेंटर एक्सेस फिक्स है और साइड में वो घूम रहा है। जो साइड की रोटेशन है ना, वो ऐसी इलिप्टिकल रोटेशन है। ठीक है, तो इसकी हम जैसे एक स्क्रीन पे देख भी रहे थे पिक्चर, ये अगर आप देखें तो ये सन है, इसके अराउंड रोटेशन हो रही है और अपने एक्सेस पे इनकी इस एक्सेस पे रोटेशन हो रही है। ये एक्सेस है, इसके अबाउट ये घूम रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस होता है ना, क्या होता है, पिवट होता है, इस पिवट के अराउंड घूम रहे हैं, ये पिवट है। इसके अबाउट ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं, सही है। हाँ, इसकी घूमने की वजह से दिन और रात आपको एक्चुअल में मिल रही होती है। ठीक है, क्योंकि कौन सा पोर्शन सन के सामने आ रहा है ये डिपेंड करता है। अगर छोटा पोर्शन आ रहा है, क्योंकि देखो इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ बड़ी है ऊपर वाले कप की, और नीचे वाले कप की लेंथ, ये पैराबोलिक शेप है ना, नीचे वाली की लेंथ छोटी है। तो नीचे वाली लेंथ जब सन के सामने आएगी तो क्या होगा, छोटा दिन होगा। सन के सामने का तो दिन, बड़ी लेंथ आएगी तो छोटी रात होगी। जैसे ये वाला पोर्शन है, ये बड़ा पोर्शन है ना, ये सन के सामने आ गया तो गर्मियाँ, मोस्ट हॉटेस्ट डे। और यहाँ पे क्या हुआ, ये छोटा वाला पोर्शन आया सन के सामने, तो ये लॉन्गेस्ट, वो क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डे तो लॉन्गेस्ट नाइट। और यहाँ दोनों में क्या है, ये इक्वल है, ये समर और स्प्रिंग ऑटम में इक्वल है। तो ये दोनों कहलाते हैं सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस, क्योंकि इनमें एंगल का फर्क होता है जिसकी वजह से दिन और रात का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये दोनों कहलाते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में क्या होता है, सेम सेम पोर्शन कवर हो रहा होता है सन के सामने। तो इनमें स्प्रिंग और ऑटम में दिन और रात के टाइम में फर्क नहीं आता, ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है कि देखिए कहाँ से दिन निकल रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से विंटर में कहाँ से निकल रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। और ये इक्विनॉक्स है, ये स्प्रिंग और ऑटम है। यहाँ बिल्कुल बराबर आर्क बन रहे हैं, देखो ये आर्क और इस आर्क की लेंथ सेम है। जबकि आप अगर यहाँ देखो, ये आपका क्या है, समर है, समर में क्या है, डे वाली लेंथ ज़्यादा है, ओ सॉरी नाइट वाली लेंथ कम है, और ये सामने वाली डे की लेंथ है, ये ज़्यादा है। यहाँ पे क्या, डे की लेंथ जो है वो आपकी छोटी है, यहाँ की नाइट की लेंथ बड़ी है, ये आपका विंटर होगी। ठीक है, तो ये तीन जो एंगल आर्क्स है ना, ये तीनों आपके सीजन बता रहे हैं। ये समर बता रहा है आपको, ये स्प्रिंग और ऑटम बता रहा है, और ये आपको विंटर बता रहा है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ और ज़्यादा फोकसली दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल नहीं है तो आगे चलें। अच्छा, हमने ऑर्बिटल स्पीड की भी बात कर ली थी। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है सन की, अर्थ की पूरे टाइम पे, पूरे जो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है ये 365 डेज में। तो हर पॉइंट पे इसकी स्पीड चेंज हो रही होगी। क्यों चेंज हो रही होगी, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना। एक पॉइंट पे ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है क्योंकि पोर्शन बड़ा है, एक पॉइंट पे कम डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो जितना डिस्टेंस अलग अलग होगा तो वेरिएबल स्पीड होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इन सबका एवरेज स्पीड लेंगे और बताएंगे कि पूरे साल में इतनी एवरेज स्पीड रही, जो कि ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। ऑर्बिटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है ना, रोटेट करने का ऑर्बिट करने को, एक ऑर्बिट कंप्लीट यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट। तो ये टाइम क्या कहलाएगा, टाइम टाइम पीरियड कहलाएगा जो 365 डेज है। और ऑर्बिट की जो लेंथ कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, 2 पाई आर कहलाएगी, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली सर्कमफेरेंस इक्वल टू सर्कल का ही ले रहे हैं। तो सर्कमफेरेंस सर्कल इज 2 पाई आर। ठीक है, तो आपको रेडियस पता हो तो आप इसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, और टाइम पीरियड आपको पता है 365 डेज है, तो आप इसकी ऑर्बिट स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, मून का हमने बता दिया, ऑलमोस्ट 27 डेज में 1 मंथ कंप्लीट करता है मून। ठीक है, तो मंथ मून लूनर मंथ जो है वो इस हिसाब से चेंज होते हैं, 27 28 डेज पे चल रहे होते हैं ऑलमोस्ट। एक्चुअल नहीं, एक्चुअल में तो हम भी 29 30 डेज देख रहे होते हैं ना इस्लामिकली। तो वही वाला डिफरेंस है कि हम साइटिंग में शायद 1 2 दिन लेट देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में 27 डेज में वो अपनी एज पूरी कर लेता है। लेकिन फिर वहां पे वही इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि किस हद तक आपको अलाउड है कि कितने दिन का मून आप देख के अपना मन चेंज कर सकते हैं। वो फिर ज़ाहिर है वो इस्लामिक स्कॉलर बताएंगे उस चीज़ पर।
कि कितनी शर्त है, क्योंकि उसमें भी एक शर्त होती है, कि कंडीशन होती है कि अगर मून की, कहते हैं ना, इतनी उम्र है, उम्र मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर मून साइट हुआ है ना, तो आप उसको मून मानते हैं, और अगर उससे कम ड्यूरेशन के लिए होगा तो आप उसको मून नहीं मानेंगे। इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि महीना चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है सोलर सिस्टम, लेकिन वो मैं जैसे बता चुका हूँ, मैं अभी थोड़ा सा ओमिट कर रहा हूँ। उसको हम एंड में देखेंगे या फिर हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, हमें पढ़ना भी जरूरी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उन दिनों में, जब तक ईद से वापस आएंगे तो आप लोग ईद में पढ़ रहे होंगे सब माशाल्लाह से, तो ये आपके पास कंटेंट आ जाए पढ़ने के लिए। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा इंजॉय करके इसको पढ़ोगे इजीली, मतलब एक इन्फॉर्मेशन है समझो, तो बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन चीजें नहीं है। इसके एनिमेशन देख लेना, इंटरस्टेलर मूवी है, ईद के बाद, रमजान के बाद देख लेना। खैर रमजान में भी देखी जा सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जाहिर है तो उससे आपको बड़ा आइडिया होगा कि स्टेलर, स्टेलर क्या होते हैं, स्टार्स और प्लानिटरी जो थिंग्स होती हैं उनको स्टेलर कहते हैं। तो स्टेलर में मूवमेंट कैसी है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं उसमें भी वो। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टार्स एंड यूनिवर्स की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6.2। मैं इसका ना पेज चेंज ही कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा स्टार्स एंड यूनिवर्स। तो ये स्टार्स एक बिल्कुल अलग बड़ा टॉपिक है, फिर इसके बाद हम यूनिवर्स के ऊपर देखेंगे, ये एक बिल्कुल अलग बड़ा टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड स्टार्स, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन जब समझ में आया था तो इससे आसान कुछ नहीं है। एक तरह की स्टोरी है कि कैसे एक स्टार बनता है, कैसे वो बन के बड़ा होता है, कैसे बड़ा होके और बड़ा होता है, फिर उसके बाद कैसे उसकी उम्र खत्म होती है तो वो टूटता है और वो मर जाता है। ठीक है। तो इंसान की जिंदगी भी इसी तरह से, स्टार की भी इसी तरह से। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि स्टार कैसे बनता है। स्टार पहले है क्या, स्टार की डेफिनेशन पता है, व्हाट इज अ स्टार? यूनिवर्स को कायनात बोलते हैं, बिल्कुल। उर्दू की क्लास वैसे है नहीं है। स्टार क्या है? स्टार इज अ क्लाउड ऑफ गैस। इट इज अ क्लाउड ऑफ गैस, मेनली comprising of हाइड्रोजन। ठीक है। which converts into helium by nuclear fusion reaction। ठीक है भाई, स्टार क्या होता है? इट इज अ क्लाउड ऑफ गैस। स्टार के अंदर गैसेस होती हैं। इट इज अ क्लाउड ऑफ गैस, इट इज अ क्लाउड ऑफ गैस मेनली कंप्राइज्ड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भरी पड़ी होती है इसके अंदर, which gets converted into heat helium due to nuclear fusion reaction। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जब होता है तब ये हीलियम में कन्वर्ट होता है और एक कंप्लीट स्टार बनता है। अब ये भी कहानी है, कैसे होता है भाई, हमें तो पता है कि हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड चाहिए। तो वो होता कैसे है, तो इसकी कहानी सुनते हैं। एक आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं कि होता क्या है कि आपके पास क्लाउड ऑफ गैसेज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे गैसेस गैसेस, इतनी सारी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, इतने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, होता क्या है, ये डेंस होने जाते हैं, करीब 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 इतने हो जाते हैं, जब एक बहुत बड़ा साइज बन जाता है ना, तो इसके बाद क्या होता है, जब इतनी सारा गैस जमा हो जाएगी, इतनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आइटम जमा हो जाएंगे, तो जाहिर है मास बढ़ता जाएगा इसका, इस क्लाउड का। इसका मास बढ़ बढ़ के इतना बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी। अब इसको ना पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखो कि अगर मास बढ़ गया तो इसके बाद क्या होगा, इवेंट्स देखते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जितना हाई मास होगा उतनी हाई ग्रेविटी होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, आपस में कोलैप्स कराएगी इन तमाम एटम्स को। तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऑल द एटम्स गेट्स कोलाइड और कोलैप्स विद ईच अदर।
जब आपस में कोलैप्स करेंगे तो क्या होगा, और छोटे छोटे मासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कोलैप्स करेंगे जब टकराएंगे आपस में तो इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, जब करीब आ जाएंगे डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो इनकी जीपी यानी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम हो जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। करीब आ जाएंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कम हो जाएगी, कोलिजन की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करा देंगे। क्या समझे, है ना? क्लियर है? इसको इवेंट को लिख लो पहले अपने पास। सबसे पहले क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है। जब क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रही है तो आपके पास मास बढ़ रहा है। मास कैसे, ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ रही है। ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ रही है तो इससे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट सारी जो आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, सारे जो एटम्स हैं जब कोलैप्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनका डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होने की वजह से इनकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट होंगे लेकिन ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। स्टार्स की स्पीड डिफरेंट, वो हर स्टार की अपनी कांस्टेंट स्पीड होती है। देख लें इसको पहले। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये इतना बड़ा जो क्लाउड ऑफ गैसेस बना हुआ है, ये जो क्लाउड ऑफ गैसेस है, इसको ना कहीं नेब्यूला भी कहते हैं। हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ लेना, तो क्या कहते हैं, नेब्यूला। ये नेब्यूला जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, आपस में जो है वो ये कोलैप्स करते हैं एटम, और कोलैप्स करने के नतीजे में ये सारा रिएक्शन स्टार्ट होता है। नेबुला बिग स्टार को कहते हैं, बिग फॉर्म ऑफ क्लाउड ऑफ स्टार को कहते हैं। अभी एक, ये आपको किसने बोला, किसने बताया आपको? सही। तो खैर नेबुला नॉट ओनली सन, एनी काइंड ऑफ बिग स्टार विच इज सन एज वेल। सन इज अ काइंड ऑफ स्टार। तो बात ये है कि एक बिग स्टार जो है वो छोटे स्टार्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर उसके बाद एक स्टेबल स्टार की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। तो स्टेबल स्टार हम देखेंगे कैसे बनते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अब इस रिएक्शन के बिना पे क्या होगा, आपकी जितनी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी फ्यूजन के रिएक्शन से। ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी ना एक जंग स्टार्ट हो जाती है। कैसी जंग हो जाती है भाई, एक स्टार है, इसकी कोर है सेंटर पे। अब ये सारे इतने कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, मास भर भर के इतना मास हाइड्रोजन का आ जाएगा कि सेंटर पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। मास ज्यादा होगी, उसकी फोर्स होगी। फोर्स कैसे, प्रेशर होगी। अब प्रेशर की वजह से जो है ना वो क्या करेगा, वो इंटरनल फोर्स जनरेट करेगा और कोशिश करेगा कि अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, आपका फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसके अगेंस्ट ग्रेविटी भी तो बढ़ रही है। तो मास बढ़ रहा है तो ग्रेविटी क्या कोशिश करेगी, ग्रेविटी कोशिश करेगी कि इसको बाहर फेंकूं। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अगेंस्ट जाएगी ना, प्रेशर के अगेंस्ट जाएगी। प्रेशर के अगेंस्ट जाएगी तो इन दोनों के आपस में जो है वो एक सॉर्ट ऑफ समझो जंग है। प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर कोशिश करेगा कि जब फोर्स लगे तो ये सब उड़ जाए। इतना हाई प्रेशर आ गया तो ग्रेविटी चाहेगी कि नहीं ये अंदर ही रहे, क्योंकि ग्रेविटी तो इनको करीब ला रही है ना। ग्रेविटी इनको करीब ला रही है, कॉन्सेंट्रेट कर रही है, इनको सेंटर पे ला रही है, ताकि ग्रेविटी की वजह से तो टेम्परेचर बढ़ा रही है। अगर ग्रेविटी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो स्टार टूट जाएगा। ठीक है। तो अब इन दोनों के बिटवीन एक समझो कि एक तरह का कंपटीशन है। अब उसमें यूजुअली ये हो रहा होता है कि डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द नेबुला विच विल सुपरसीड। अगर आपके नेबुला के अंदर कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल प्रेशर तो ज्यादा करेगा, वो ग्रेविटी को बिल्डअप रखेगा। वो कोशिश ये करेगा कि स्टार टूटे नहीं, प्रेशर की वजह से बिखर ना जाए। ठीक है। तो जब तक ये मेंटेन रहेगा, स्टार कायम रहेगा, जब जाके ये हाइड्रोजन, अरे टाइम आएगा ना, हाइड्रोजन यूज्ड अप हो जाएगी। जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन भी खत्म होना शुरू होगी। बिलियंस ऑफ ईयर्स होंगे लेकिन हाइड्रोजन खत्म तो होगी। जब कम होना शुरू होगी तो क्या होगा, प्रेशर विन कर जाएगा। उस टाइम पर प्रेशर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, एक्सप्लोड करने की कोशिश करेगा। तो फिर क्या होगा, ये गैस एक बाहर जाएंगे, आउटर सरफेस पे जाना शुरू हो जाएंगी। आउटर सरफेस जाएंगी तो फिर ये स्टार खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये बात की बात है कि खत्म कैसे, तो पहले हम बनाने की बात करते हैं।
क्या हमने देखा कि कोलैप्स किया, इसका टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ तो हीलियम जो है वो हाइड्रोजन जो कन्वर्ट किस में हो गई, हीलियम में, हीलियम में कन्वर्ट हुई। तो अब इसमें साइकिल क्या है, इस फ्यूजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू हीलियम, हीलियम की वजह से एक बन गया प्रोटोस्टार। क्या बन गया, जो छोटा बच्चा कहते हैं ना इंसानों की जबान में, स्टार की जबान में छोटा स्टार होता है ये नौमौलूद स्टार है, समझो इन्फेंट स्टार। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुई फ्यूजन रिएक्शन से, तो आपको क्या मिल गया, एक प्रोटोस्टार मिल गया। अब प्रोटोस्टार जो है वो, जाहिर है रिएक्शन तो हो रहा है ना, रिएक्शन होते होते ये प्रोटोस्टार क्या करेगा, प्रोटोस्टार डेवलप होगा, डेवलप होगा और एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टेबल स्टार में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल स्टार में। स्टेबल स्टार या कहलाता है मेन सीक्वेंस स्टार। क्या कहलाता है, आप इसको कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार और स्टेबल स्टार, जिसकी एक एग्जांपल है हमारा सन। सन इज ऑल्सो, जो अभी अब्दुल्ला बात कर रहा था इसलिए उस वक्त मैंने इस पर डिटेल नहीं बताई क्योंकि अभी आगे टॉपिक आना था ना। तो सन इज द मेन सीक्वेंस ऑफ स्टेबल स्टार, स्टेबल है ना, खत्म नहीं हो रहा, चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस पे क्या हो रहा है, जब ये क्या हो रहा है, ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपने जो फ्यूजन होगा, फ्यूजन रिएक्शन के बाद भी तो एनर्जी आती है ना। फ्यूजन रिएक्शन के बाद में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलके हीलियम बनाता है और हीलियम और एनर्जी रिलीज करता है, तो वो एनर्जी काफी होगी नेक्स्ट फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज अ सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ ट्रिगरिंग रिएक्शन विच कीप्स ट्रिगरिंग द नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, ताकि ये स्टार और अच्छे से अच्छा स्टेबल से स्टेबल स्टार बन जाए। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब क्या बात होती है हमारी, अब हम बात करते हैं अगर, तो अब एक ग्राफ, एक आपको इमेज दिखाता हूँ पहले ना, थोड़ा सा बात करना आसान हो जाएगी। ये आपके पास हर्ट्सस्प्रंग रुजाइल डायग्राम है। हर्ट्सस्प्रंग रुजाइल डायग्राम को देखें, सबको नजर आ रहा है बेटा, डायग्राम नजर आ रही है, जरा ऑनलाइन वाले बता दें। हर्ट्सस्प्रंग रुजाइल डायग्राम, यस सर, आ रही है नजर। ओके। हर्ट्सस्प्रंग रुजाइल डायग्राम में हमें बताया जा रहा है कि आपके पास जो टेम्परेचर है ना किसी भी स्टार का, वो चेंज करता है कलर ऑफ द स्टार। टेम्परेचर जो है वो स्टार के कलर को चेंज करता है। तो अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे, तो सरफेस टेम्परेचर स्टार का कम होता जा रहा है लेफ्ट साइड पे, और सॉरी बढ़ रहा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कम होता जा रहा है। तो आप देखें तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होते हुए कलर शिफ्ट आ रहा है, रेड से येलो, येलो से ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब जिनका टेम्परेचर, स्टार का टेम्परेचर आपका कम होगा वो स्टार्स रेड और येलो कलर के स्टार्स होंगे, और जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो रेड, रेड और येलो होंगे और वो ब्लू होंगे। जिनका जिनका कम होगा वो रेड और येलो होंगे, जिनका ज्यादा होगा वो ब्लू होंगे। यहाँ देखो, ये कुछ परेशानी है असद, तो सन से बड़े स्टार हैं भाई, सन से हाई, सन का टेम्परेचर देखो कम टेम्परेचर में नहीं आता ये। जो येलो है ना, येलो मीडियोकर में आता है। अगर मैं यहाँ देखूँ ना, मैं कंपैरेटिवली ब्लू को देखो, सन का आ रहा है बीच में लाई कर रहा है, राइट पे फुल रेड है, और रेड से शिफ्ट होते होते ऑरेंज, ऑरेंज में फिर येलो, येलो से ब्लू, और ब्लूइश और ब्लैक। ठीक है ना, ब्लैकिश में जा रहा है, वो ब्लैक होल चला जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे आगे। तो वो ब्लैक होल तो ऐसा है कि इससे ज्यादा तो हैवी स्टार कोई है ही नहीं। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि आप, बड़ा है, सही, मिल्की वे से, जो जिससे गैलेक्सी में हम है ना। अच्छा ग्रेट यार। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, कलर आपका चेंज हो रहा है, तो इससे आपको आइडिया हो गया कि भाई छोटे स्टार या जो कम टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर वाले होंगे उनका कलर क्या होगा, रेड होगा, उनका कलर क्या होगा, येलो होगा, और ऑरेंज होगा, मेनली ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा। सन, सन क्या है, सन आप देखिए, सन में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है ना वो येलो की है, तो नॉर्मली लोग येलो कहते हैं, लेकिन सन को अगर टोटल कंबाइन किया जाए ना सारी वेवलेंथ को, तो सन व्हाइट है, व्हाइट लाइट आती है ना, सन से हम कहते हैं। वेवग्योर में जब हम पढ़ते हैं टोटल वेवग्योर को ऐड करें तो व्हाइट बनता है, लेकिन उसमें जो हाई इंटेंसिटी है ना वो येलो की है, इसलिए येलो ज्यादा दिखता है हमें। अगर हम करीब जाएं और करीब जाएं तो हमें दिखेगा और कलर्स भी हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हम्म,
कितना टेम्परेचर है भाई? लोएस्ट 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 भी 2500। तो ब्लू हॉट और तेज होता है। रेड हॉट तो हमारे सामने है, ब्लू हॉट तो और तेज होती है। और ब्लैक हॉट उससे ज्यादा है, जो जहन्नम के आगे है, वो ब्लैक हॉट है। पता है आपको? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, वो आपको दे देता है बेसिकली ब्लू हॉट। 5000 या 5700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ देखिए, इसके ग्राफ में भी दिखाया 5700 केल्विन, यानी कि 5873 बनता है सेल्सियस ना। 5700 केल्विन है तो 5873 क्या डिग्री सेंटीग्रेड बना, 6000 डिग्री पकड़ लो। तो उसमें ब्लू हॉट बनता है। मैक्सिमम ब्लू हॉट देख रहे हैं यहाँ पर अर्थ पे, अगर देखें ना दुनिया में। ब्लू हॉट तेज तरीन आग होती है। अब आप घर के चूल्हे को ब्लू नहीं देख लेना, उसमें तो मीथेन का मिक्स की जाती है, कलरफुल गैस मिक्स की जाती है, तो इसलिए आपको फील हो रहा होता है। ठीक है। तो ब्लू हॉट, ब्लू इज द मोस्ट हॉटेस्ट थिंग। अगर कोई स्टार ब्लू हो ना, तो वो सन से ज्यादा हॉट है। समझ गए बात को? कोई सवाल यहाँ तक? तो क्लैरिटी है इसमें? नहीं चाहिए तो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट। लाइट ईयर का नाम सुने कभी? क्या होता है? किसी को आइडिया व्हाट इज लाइट ईयर? हाँ, लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है। लगता है टाइम का यूनिट है, लेकिन ये डिस्टेंस का यूनिट है। प्लैनेटरी मोशंस पढ़ते वक्त, जब हम सेलेस्टियल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, जिसके अंदर हम प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, तो हम जो डिस्टेंस का यूनिट लेते हैं ना, वो किलोमीटर्स में नहीं लेते, मीटर्स में नहीं लेते, क्योंकि बहुत छोटे यूनिट है, हम लाइट ईयर्स में लेते हैं। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड इन स्पेस फिजिक्स, राइट? ये क्या क्या डिस्टेंस होता है? ये डिस्टेंस कहता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स विथ speed equals to 3 into 10 to the power 8 meters per second for 1 year. So the distance it covers is equals to 1 light year. ठीक है। इसको आप देख भी सकते हैं कितना बनता है। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है। स्पीड आपको पता है 3 into 10 to the power 8 है। और टाइम आपका कितना है? 1 year ना। तो 365 days, 24 hours, 3600 seconds को मल्टीप्लाई करें जरा, क्या आंसर बन रहा है? 9.5 15 meters। ठीक है, ह्यूज वैल्यू। इतना डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर में। 1 लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस होता है। अच्छा भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा अब्दुल्ला, नोट कर लो। अच्छा, हम डिस्क्राइब कर रहे थे इसको कि स्टार की फॉर्मेशन में क्या हो रहा है। स्टार की फॉर्मेशन में ये हो रहा है कि जो आपकी एक्सपेंशन फोर्स है, उसके ऊपर सुपरसीड कर जाती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर हाई होता रहता है, और आपके पास एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। उसके नतीजे में आपके पास क्या होता है, एक प्रोटोस्टार बनता है, और फर्दर डेवलप होते थे वो प्रोटोस्टार कन्वर्ट हो जाता है एक मेन सीक्वेंस स्टार में, जो कि स्टेबल स्टार कहलाता है।
ठीक है, इस फ्यूजन के एंड पे जो हीट मिलती है उस हीट से दोबारा वही रिएक्शन ट्रिगर होता रहता है। ठीक है, अब इसकी फर्दर लाइफ क्या है इसको देखने के लिए ना थोड़ा सा मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, इसको देखें, देख सक रहे हैं इसको? ये आपके सामने स्क्रीन पे इमेज होगी। हाँ, एक इमेज होगी। इस इमेज में क्या है, इस इमेज में ये है कि सबसे पहले आपके पास एक जाइंट साइज का गैस का क्लाउड है, जिसे आप कहते हैं नेब्यूला। क्या कहते हैं? ये नेब्यूला जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? ये कन्वर्ट हुआ आपके प्रोटोस्टार में। प्रोटोस्टार में टीटॉरी फेज बना। टीटॉरी फेज क्या होता है कि अब ये शेप देना शुरू कर रहा है स्टार को। प्रोटोस्टार तो समझो एक बिल्कुल एक कोर है, स्टार की कोर के सॉर्ट ऑफ डेवलप हुआ है। कोर मतलब सेंटर पॉइंट, अब सेंटर से सर्कल बनना शुरू होगा ना आगे। तो अब ये क्या हो रहा है, टिटोरी फेज ने इसका स्फेयर का वो देना शुरू कर दिया, एक्सेस देना शुरू कर दिया। अब ये डेवलप होते होते क्या हुआ, मेन सीक्वेंस स्टार बन गया। मेन सीक्वेंस स्टार दो तरह के होते हैं, एक हाई मास वाले, एक लो मास वाले। ठीक है, अब यहाँ इसकी जर्नी देखें, ये इसको याद रख लेंगे ना आपको पूरा साइकिल याद हो जाएगा। अब ये लो और मीडियम मास स्टार होते हैं जो कि सन के फॉर्म में होते हैं। अब आप देखें सन लो और मीडियम में आता है क्योंकि इसका टेम्परेचर भी लो और मीडियम में आता है। येलो और रेड की बिटवीन आ रहा होता है ना, येलोइश सादा है, थोड़ा सा ऑरेंज भी है, थोड़ा रेडिश भी है। ठीक है, तो आप देखो जब गुरूब हो रहा होता है सूरज तो वो रेड होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिफ्ट आता है उसके कलर में। क्यों? क्योंकि उसके टेम्परेचर में शिफ्ट आता है, वो दूर चला जाता है तो उसकी गर्माइश हमसे कम हो जाती है। जब गर्माइश हमसे कम होती है तो उसका कलर भी चेंज होता है। तो जो कलर्स, किसी भी चीज के कलर्स होते हैं ना, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है पूरी केमिस्ट्री में इसके ऊपर, ये जो बताती है कि कलर्स, वेवलेंथ और टेम्परेचर, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। तो होता क्या है कि आपके पास लो और मीडियम साइज स्टार होते हैं सन की फॉर्म में, और अगर आपके पास अगर हाई मास स्टार है ना तो वो कहलाते हैं बेसिकली आपके सीटीएस। और ये मेन सीक्वेंस स्टार के दो साइड होती है। इसका साइज बता दो कितना छोटा और कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप लो और मीडियम साइज स्टार की बात करते हैं ना, लो और मीडियम साइज स्टार जो है वो बेसिकली समझें 8 टाइम्स जो है ना सन के मास से कम होंगे। सन के मास को 8 टाइम्स कर दो और उससे छोटे जितने होंगे ना, मतलब सन इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द लो और मीडियम साइज स्टार, उससे 8 गुना कम जो साइजेस होंगे ना वो सारे होंगे लो और मीडियम साइज स्टार के। और उससे 8 गुना ज्यादा जितने होंगे ना, और उससे फर्दर ज्यादा, वो सारे होंगे हाई साइज स्टार में। तो ये मास के हिसाब से हम साइज बता रहे हैं, मासेस ज्यादा होंगे तो ये बड़े होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या होता है, फिर देखो अब आती है कहानी थोड़ी सी उल्टी। अब क्योंकि ये स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए तो अपनी ग्रोथ के किस हिस्से पे आ गए, अपनी अडल्टरी स्टेज पे आ गए। जैसे ह्यूमन लाइफ में भी क्या होता है, सबसे जो हाई पोटेंशियल एज होती है ना वो अडल्टरी स्टेज होती है, यानी कि 18 साल की उम्र से लेके ऑलमोस्ट कोई 30 साल की उम्र कहलाती है। ये हाई पोटेंशियल एज होती है, हाई एनर्जी एज होती है, क्योंकि इसमें आप हाईली डेवलप्ड होते हैं, आपके सेल्स, आपका ऑर्गन सब डेवलप्ड होता है। उसके बाद फिर डिटेरिएशन आती है, फिर आप उसी साइकिल पे जाते हैं, साइकिल से आप बने थे, आप दोबारा छोटे से बड़े तो बड़े से छोटे होते हैं। इसी तरह स्टार में भी यही है। हो क्या रहा है, जब वक्त के साथ साथ स्टेबल स्टार इतना टाइम तक स्टेबल रहा कि उसकी एनर्जी अब खत्म होने लगी ना, उसने इतने टाइम तक अब एनर्जी यूज की, और अब एक एज के बाद वो बिलियंस ऑफ ईयर्स होंगे, उसके बाद उसका क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन खत्म होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन किस में से खत्म होना शुरू हो जाएगा, स्टार में से। अच्छा, यहाँ पे मैं पॉज देता हूँ, हम रीस्टार्ट कर लेते हैं सेशन को ताकि बीच में से टर्मिनेट ना हो।